नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्काई व्यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। हालांकि धीरे धीरे कोरोना काल ख़त्म हो रहा है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सामान्य हो रही हैं। तो अब क्या है, हम जैसे घुमक्कड़ों के लिए ये समय उचित धीरे धीरे होता जा रहा है कि अब हम लोग अपने घर से बाहर निकलें, फिर से वैसी दुनिया देखना चालू करें जैसा कि हम लोग चाहते थे। अभी तक आपने मेरी वीडियो की 12 ज्योतिर्लिंग की जो सीरीज चली थी उसको आप सबने देखा, बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन अभी भी उस सीरीज में कुछ वीडियोस यानी कि ज्योतिर्लिंग रह गए हैं, जिनमें से मैं एक और ज्योतिर्लिंग लेकर आ रहा हूँ। उत्तराखंड में बसा और हिमालयों की वादियों से घिरा हुआ यह ज्योतिर्लिंग, जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आज आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे पहुंचे? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाना बहुत ही आसान है। आप भारत की किसी भी जगह में रहते हो, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या फिर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो या आप कहीं भी भारत की कोई भी स्टेट में रहते हो, वहाँ से आप ज्योतिर्लिंग यानी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे, आइए इसकी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले कैसे पहुँचे? केदारनाथ पहुँचने के लिए सबसे बढ़िया साधन, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, हर बार रेल साधन है, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने साधन के माध्यम से भी जा सकते हैं, आप हवाई जहाज के माध्यम से जा सकते हैं और आप, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, आप रेल माध्यम से भी जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहेंगे तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? आप अपने शहर से कहीं से भी अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको देहरादून हवाई अड्डा आना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे की यात्रा शुरू कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं तो आप अपने साधन से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। लेकिन अपने साधन में एक दिक्कत है कि सोनप्रयाग में आप जैसे ही अपने साधन से पहुंचेंगे तो वहां के बाद से आपको अपने साधन से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब बात आती है कि रेल माध्यम से कैसे पहुँचें। सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार माध्यम, जो कि हर बार मैं कहता हूँ कहीं भी जाने के लिए, और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ही कनेक्टेड चीज़ है ये, सस्ते में और अच्छे में आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, रेल माध्यम। रेल माध्यम के थ्रू पहुंचने के लिए सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि अगर आपके शहर से सबसे नज़दीकी स्टेशन जो है हरिद्वार माफ़ करिएगा, केदारनाथ पहुंचने के लिए हरिद्वार से ही आप केदारनाथ जा सकते हैं। आपको एक और भी स्टेशन है जिसको कहते हैं ऋषिकेश, लेकिन ऋषिकेश में सारी बड़ी गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो इसलिए मैं ऋषिकेश रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अपने शहर से ये चेक कर लें कि आपके शहर से कौन सी गाड़ियां हरिद्वार जंक्शन तक जाती हैं। हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने यहाँ से, चाहे आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से टिकट बुक कराना होगा और आपको हरिद्वार आना होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो केदारनाथ जी के जो कपाट हैं वो साल में सिर्फ 6 महीने खोले जाते हैं। मई से अक्टूबर और नवंबर के बीच यही कपाट खुलते हैं। और जो जाने का उचित समय है, तो मैं आपको सही बताऊंगा, जो सबसे उचित समय है वो समय है जून मई का, और उसके बाद आएगा सितंबर से अक्टूबर का। अगस्त का और शुरुआती सितंबर का मैं इसलिए नहीं आपको बोलूँगा, या जुलाई में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि बरसात का मौसम रहता है और भूस्खलन की समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। जैसा कि आप सब लोग ऐसा जानते ही हैं कि 2013 में जो आपदा आई थी उससे बहुत सारे लोग परिचित हैं, ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो अपरिचित हो। तो फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके तो बारिश की सीजन में जाने में अवॉइड करें। पहली बात तो वहाँ पे महंगाई बहुत होती है, दूसरी बात वहाँ भूस्खलन की समस्या बहुत आती है, और तीसरी बात ये कि बरसात में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाएँ। अगर आप जा रहे हैं तो शुरुआती दिनों में जाएँ, मई के महीने में जाएँ, जून के महीने में जाएँ, या उसके बाद आप सितंबर से अक्टूबर या नवंबर के बीच में जाएं। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही कपाट खुलने और कपाट बंद होने की तिथि 1-2 महीने पहले ही घोषित कर दी जाती है।
वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगी और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कोविड के दौरान इस साल कोई यात्रा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आने वाले 2022 में आपको यात्रा जब चालू हो जाएगी तो आपको, अगर मेरी आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचें। तो आपने अपने शहर से हरिद्वार तक के लिए टिकट बुक कर लिया, उसके बाद फिर आप रेलवे के माध्यम से हरिद्वार जंक्शन आ जाते हैं। हरिद्वार में आपको आने, अगर आप 12 बजे तक आ जाते हैं तो एक दिन रुकना ही पड़ेगा हरिद्वार में। अगर आप हरिद्वार रुक गए हैं तो वहाँ पे मनसा देवी, चंडी देवी जी हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। हर की पौड़ी है, गंगा माँ, गंगा का स्नान है। ये वही जगह है जहाँ पे ये मतलब गंगा माँ जब पहली बार मैदानी इलाके में आती हैं तो हरिद्वार ही वो ऐसी जगह है जो पहला मैदानी भाग कहलाता है। तो वहाँ पे पवित्र माँ गंगा जी का जो जल है उससे आप समागम करिए, स्नान करिए और अपने मन को स्वच्छ करिए, जिससे कि आपकी आगे की यात्रा बहुत अच्छी हो सके। ये, और आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ पे रूम लेना होगा। आप अपने जितना हो, तो अगर हो सके तो आप ना ऑनलाइन बुक करके एक रात के लिए वहाँ पे रूम ले लीजिए। रूम ले लेंगे तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आप हरिद्वार स्टेशन से जैसे बाहर उतरेंगे उसके ठीक सामने ही बस अड्डा बना हुआ है। आपको सबसे पहला ये काम करना होगा कि आपको तुरंत जाकर रूम लेना है। रूम लेने के बाद आपको अगले दिन के लिए केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको वहाँ से हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस के द्वारा ही यात्रा करना पड़ेगा। प्राइवेट टैक्सियाँ बहुत सारी है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा भार डाल देंगी, खर्चीला बना देंगी। तो बस में क्या होता है, अगर आप वहाँ पे वॉल्वो बस लेंगे तो उसका किराया अलग होता है, सेमी वॉल्वो लेंगे तो उसका किराया अलग होता है, और उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बस लेंगे तो उसका किराया अलग होता है। तो वहाँ पे आप जाकर जैसे ही आपने रूम लिया, रूम में अपना सामान, लगेज जो भी आप लाए हैं साथ में वो रख दीजिए। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा सामान लेकर मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे केदारनाथ में हर चीज़ आपको इजली, बस जितना हो सके आपको इजली मिल जाती है। जितना हो सके आपको अपने साथ गर्म कपड़े जरूर, क्योंकि वो इलाका हिमालय से जुड़ा हुआ और ठंडा इलाका है, बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे, तो आपको ठंड का एहसास ज़रूर होगा। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में रखें। अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही आएँ। उसके बाद फिर आपने जैसे ही वहाँ पे अपना रूम में लगेज रख दिया, आप तुरंत आइए रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही बस स्टैंड बना है, वहाँ पे आप जाके ठीक अगले दिन का बस का टिकट बुक करा लीजिए, सीट ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस बस वाला, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेवल्स वाले बने, GMV के गढ़वाल मंडल विकास जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पे अपना टिकट बुक करा लीजिए, उसके थ्रू आपको अगले दिन आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। अब आप जैसे ही आपकी बस चलती जा रही है, आपको बहुत ही अलग अलग दृश्य और नज़ारे दिखते जाएंगे। और अब सबसे पहला आपको मतलब एक ऐसी अनुभूति होगी, बाबा जी का जय जयकार, गूंजकार, मतलब एक जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूँ। हालांकि मैं कितना खुश हूँ, मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूँ 2022 में कि मैं खुद भी जाऊँगा। बस मैं कोशिश करूँगा और आपको लाइव भी दिखाऊंगा, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी चाहता हूँ कि वो जो है जल्दी से खुल जाए। अच्छा, हरिद्वार से जो सोनप्रयाग की दूरी है वो है 292 किलोमीटर, मतलब माफ करिए 92 नहीं, 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर ये हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी है। और यहाँ के बाद से कोई भी प्राइवेट टैक्सी, आपका पर्सनल वाहन या कोई भी बस कुछ भी आगे नहीं जाता है। वहाँ से आपको सोनप्रयाग जब पहुँचेंगे तो वहाँ से गौरीकुंड जाना होगा, जिसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। और वहाँ पे जो गढ़वाल मंडल की जो खुद की वहाँ की संस्थान की जो टैक्सियाँ चलती हैं, वो आपको 20 से 30 रुपये लेकर प्रति व्यक्ति वहाँ तक छोड़ देंगे। उसके बाद से आपका ट्रैकिंग चालू हो जाती है। तो बाबा जी का नाम लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। गौरीकुंड जो है वहाँ से केदारनाथ जो टोटल दूरी है वो 16 किलोमीटर पड़ती है। 16 किलोमीटर जाना और 16 ही किलोमीटर आना। पुराना रास्ता ख़त्म हो चुका है, जैसे कि 2013 में आपदा आई थी, इस वजह से अब नया रास्ता बनाया गया है। उस नए रास्ते के द्वारा ही आपको आगे जाना पड़ता है। और जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो सोनप्रयाग में सबसे पहले पहुंचकर आपको अपने आधार कार्ड, एक वोटर आईडी जरूर, और एक आईडी जरूर रखें, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो। पैन कार्ड
वहाँ पर मान्य नहीं है, जिससे कि आपको आधार कार्ड ही बहुत सफिशिएंट है, चल जाएगा। आधार कार्ड आप ले जाएं वहाँ के ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से यात्रा रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो दिखा अपना कार्ड दिखाकर आप वहाँ पे आधार कार्ड दिखाकर वो रजिस्ट्रेशन पर्ची आप वहाँ पे निःशुल्क प्राप्त करिए। उसके बाद आप अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ कर सकते हैं। वो पर्ची बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि आपको जगह जगह पे वो पर्ची बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। तो उसके बाद आपकी जब यात्रा चालू हो जाती है, यात्रा कुछ का जो पड़ाव है कुछ इस प्रकार है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौरीकुंड से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जंगल चट्टी मिलेगा जो कि 4 किलोमीटर है। उसके बाद भीम बत्ती मिलेगा, वो 3 किलोमीटर है। वो उसके बाद लिंचौली मिलेगा, लिंचौली आपका 4 किलोमीटर है। उसके बाद केदारनाथ बेस कैंप मिलेगा जो कि वो भी 4 किलोमीटर है, और वहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर आपका केदारनाथ कपाट जिसे मुख्य मंदिर कहते हैं वो है। तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ के मुख्य कपाट तक की जो ये दूरी है वो मैंने आपको प्रॉपर बता दी है। उसके बाद आपको कहाँ रुकना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग भी हैं या चलने में थोड़ा सा जिन्हें दिक्कत है, उनके लिए हेलीकॉप्टर, घोड़े और खच्चर की भी सुविधाएं वहाँ पे बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगी। बस वो लोग अपने मन से दाम मांगेंगे, थोड़ा सा आप बात करेंगे, और वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे अगर आप जाकर प्रीपेड चालान कटवाएंगे तो आपको सही और उचित रेट में घोड़े और खच्चर मिल जाएंगे। और हेलीकॉप्टर के लिए आपको जो हेलीकॉप्टर का बुकिंग के लिए जो आपका मतलब लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आपने अपनी चढ़ाई कर ली और आप बेस कैंप को शाम तक पहुंचते हैं तो आपको फिर केदारनाथ जी के जो दर्शन है या मुख्य मंदिर के जो दर्शन है वो आपको अगले दिन ही करने पड़ेंगे। तो आपको वहाँ पे रुकने के लिए भी व्यवस्था है। जो वहाँ पे टेंट है वो टेंट आपको 200 से 250 रुपये चार्ज करेंगे, टेंट आपको इजीली मिल जाएंगे। वहाँ पर कॉटेज भी है जो कि 600 से 700 रुपये लेगा प्रति व्यक्ति या प्रति कॉटेज ऐसे कह सकते हैं, वहाँ आपको आराम से मिल जाएंगे। और खाने पीने की सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के आपको दर्शन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस ये है कि आप जैसे भी आप जहाँ जा रहे हैं सामान थोड़ा कम लेकर जाएं, बस थोड़े गर्म कपड़े ज़्यादा रखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया ये इलाका पूरा हिमालय से घिरा हुआ है, और हिमालय के घिरे होने के कारण यहाँ पर पल में धूप, पल में छाया, पल में बारिश, ये सब आना कॉमन सी चीज़ है। इसमें से कोई भी बहुत ही आश्चर्य की चीज़ें नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लीज़ अवॉइड करें बरसात के समय में जाने के लिए। तो इतनी थी ये जानकारी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल पर ये वीडियो पहली बार आकर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन बना है उसे जाकर प्रेस कर दीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल में, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक एंड शेयर करिए।